फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में आरपीएससी एएन के इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, आरपीएससी ने अपना इंटरव्यू और मेंस का जो फाइनल रिजल्ट है वो निकाल दिया है। अब इंटरव्यूज़ का कंडक्ट होना है, तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो उन चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना। फर्स्ट पॉइंट जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आरपीएससी अपने इंटरव्यू से पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपसे फिल करवाता है और आपको अपने उस फॉर्म के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं आरपीएससी में, अजमेर में। वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा जहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था और आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग, जो अभी इन्होंने अपनी मेंस की कट ऑफ मार्क्स निकाली हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका लगभग रैंक क्या बन सकती है, थोड़ा सा एक मेरा जो आइडिया है वो बताऊँगा। फोर्थ में आपसे डिस्कस करूँगा, मुझे काफ़ी मेल्स आए थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो कुछ जो उनमें से अच्छे पॉइंट्स हैं जो मुझे ठीक लगे, जो आपसे डिस्कस करने चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आरपीएससी इंटरव्यू से पहले एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपसे भरवाता है। उसमें आपके बारे में नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, आप मूल निवासी हो कि नहीं हो, ठीक है, आप वर्किंग हो कि नहीं हो, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कहाँ से आपने एजुकेशन करी है, ये सारी चीज़ें उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में होती हैं। वही फॉर्म आपका अंदर इंटरव्यू पैनल के पास भी जाता है, उसी में आपके मार्क्स वगैरह सब कुछ एंटर होते हैं, ठीक है। तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। फर्स्ट है, जो आउटसाइडर लोग हैं, जो कि राजस्थान के बाहर के हैं, जिन्होंने फॉर्म को भर रखा है, उनको इसमें मूल निवास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो राजस्थान के हैं उनको इसके अंदर आपको अपना मूल निवास ओरिजिनल में लेकर जाना होगा और उसको दिखाना होगा। सेकंड, जो बच्चों का डाउट था प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री को लेकर, क्योंकि 2018 में जब फॉर्म भरा हो तो शायद कोई कुछ फाइनल ईयर में होंगे, कुछ फाइनल ईयर में नहीं होंगे, पास आउट होंगे, तो डिग्री आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं 2013 का पास आउट था, तो 2015 में मेरी जाके डिग्री एंड में आई थी, तो मैं डिग्री लेकर नहीं जा पाया था आरपीएससी के पास, अपनी डिग्री लेकर नहीं जा पाया था। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा और मार्कशीट्स आपकी चलेंगी, तो आप लेकर जा सकते हो। थर्ड पॉइंट है, इसमें जो वर्किंग लोग हैं, जो नॉन वर्किंग है, क्योंकि एग्ज़ाम 2018 में कंडक्ट हुआ था, तो 2018 के बाद अब 2021 चल रहा है, 3 साल के पीरियड में कई लोगों की जॉब लग गई होगी। तो उन लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं बताता हूँ। जो लोग नॉन वर्किंग हैं उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने शो करने की ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर कुछ भी, तो जो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जा सकते हैं। जो लोग वर्किंग हैं, अगर उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन करने के बाद रिटर्न में उस डिपार्टमेंट को बता रखा होगा कि मैंने आरपीएससी एएन का फॉर्म भर रखा है और मुझे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एनओसी चाहिए, तो वो लोग उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी जॉब को मेंशन करें। अगर उन लोगों ने अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इन्फॉर्म नहीं कर रखा है कि मैंने आरपीएससी एएन का फॉर्म भर रखा था, ज्वाइन करने के बाद अगर इंटीमेट नहीं किया है, तो वो लोग उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ना भरें कि मैं यहाँ पे करंटली वर्किंग हूँ या जैसे भी है। क्योंकि मैं जब सिलेक्ट हुआ था तो मैं भी एम्स जेई के अंदर ऑलरेडी वर्किंग था, ठीक है, लेकिन मैंने एम्स के अंदर इंटीमेट नहीं करा था कि मैं आरपीएससी एएन का फॉर्म भर रखा है, या फिर मुझे नहीं पता था मेरा सिलेक्शन होगा भी नहीं होगा, तो मैंने इंटीमेट भी नहीं किया। तो जब मैंने इंटीमेट नहीं किया था, तो ना ही मैंने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में उसको शो करा, ठीक है, मुझे शो करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे एनओसी नहीं मिलती, मुझे एम्स एनओसी नहीं देता। तो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक, मूल निवास सर्टिफिकेट, हाँ राजस्थान के जो लोग हैं उनको मूल निवास का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। सेकंड, बीटेक जिनकी डिग्री नहीं मिली है उनका हाँ प्रोविजनल भी चलेगा, मार्कशीट भी चलेगी, ठीक है, तो उससे दोनों से काम चल जाएगा। थर्ड, एनओसी दिखानी है कि नहीं, अगर उन लोगों ने अपनी डिपार्टमेंट में इंटीमेट कर रखा है तो डिपार्टमेंट से एनओसी ले सकते हैं,
एनओसी लेने के बाद उनको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड थे, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट के इंटरव्यू में क्या होता है और इंटरव्यू के लिए आपको क्या पढ़ना है, और मेरे से क्या गलती हुई थी कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था। मेरे इंटरव्यू में आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखेंगे तो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स 27 थे, लेकिन मेरा टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा था। टेक्निकल पार्ट अच्छा खासा ठीक गया था, तो रैंक ओवरऑल मेरी 8th रैंक आ गई थी। ये 8th रैंक मेरी WRD के डिपार्टमेंट में थी। ओवरऑल मतलब सबको मिलाकर नहीं, WRD में मेरी 8th रैंक थी। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना है? देखो, इंटरव्यू के लिए बेसिकली इंटरव्यू होता है कि आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, और आपसे थोड़ा सा टेक्निकल का पूछा पार्ट जाता है, आपकी जीके पूछी जाती है और आपके बिहेवियर के बारे में आपको पता चलता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ जो पार्ट हैं जो कि इंटरव्यू के टाइम ध्यान दिए जाने चाहिए। तो अच्छे से वेल ड्रेसअप होकर, ठीक है, और दाढ़ी वगैरह जो भी है आप देखना चाहें वैसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एक वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड तरीके में जाना। इंटरव्यू के लिए मैंने जो गलती करी थी, मैंने क्या गलती करी थी, मैंने जीके का पार्ट कुछ भी टच नहीं किया था। जीके का पार्ट कुछ भी टच नहीं किया था, करंट अफेयर्स भी कुछ टच नहीं करी थी। तो मेरे लिए जो नेगेटिव साबित हुआ था वो जीके साबित हुआ था। तो जीके को थोड़ा ज़्यादा रखें। टेक्निकल देखो, इतनी कोई बड़ी चीज़ वो आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, टेक्निकल मुझे पता है कि इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, लेकिन इस बार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। इंटरव्यू के पैनल में 3 लोग होते हैं, तीनों में से एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है। अब वो PWD का भी आ सकता है, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज का भी आ सकता है, चाहे वो PhD का भी आ सकता है। तो तीनों डिपार्टमेंट हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट में फ़र्क है। पब्लिक हेल्थ आपका वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो गया, वाटर रिसोर्सेज आपका इरिगेशन से रिलेटेड हो गया, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आपका रोड और पार्क्स वगैरह और बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया। तो मैं तीनों में एक बार थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। PWD के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ें तो हाईवे, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिक मैसनरी वगैरह जो वाला पार्ट है, ये 3 पार्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएँ। पब्लिक हेल्थ में आपकी वाटर सप्लाई आती है, टाइप्स ऑफ पाइप्स आते हैं कि कौन कौन से वाटर पाइप्स होते हैं सप्लाई के लिए। पब्लिक हेल्थ में सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो ये वाला पार्ट है इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका इरिगेशन का डिपार्टमेंट। इरिगेशन के डिपार्टमेंट में आपको डैम्स, सॉइल, ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन भी पूछे गए थे वो लोगों से सॉइल के ऊपर पूछे गए थे। मुझसे भी सॉइल के ऊपर कुछ चीज़ें पूछी गई थी। हालांकि क्वेश्चंस बहुत मामूली थे, जैसे कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। टेक्निकल मेरा इतना अच्छा था तो मैंने वो नॉर्मली आंसर कर दिए थे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो मेरे हिसाब से बनते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। हाईवे, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन, फिर पब्लिक हेल्थ में वाटर सप्लाई इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड है वो पार्ट, और फिर वाटर रिसोर्सेज में इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स। ये पार्ट जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करके जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप अपने अलावा अगर आपके और सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। जो 4th पॉइंट आता है नॉन टेक वाला, उसमें करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो आप ओवरऑल देखें तो मेरा जो ओवरऑल इंटरव्यू गया था उसमें से 1/3 पार्ट करंट अफेयर्स का पूछा गया था। 1/3 पार्ट करंट अफेयर्स का था। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चंस याद नहीं है। करंट अफेयर्स में मुझसे पूछा गया था MP से सटे हुए हमारे कौन से ज़िले हैं, ठीक है, और मैं दौसा का, मेरा होम टाउन है, तो दौसा से रिलेटेड पूछा था कि वहाँ पे MP MLA उस टाइम पर कौन है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस थे, मैं आंसर नहीं दे पाया था। मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी इंटरव्यू की नहीं थी, लेकिन आप लोग प्रिपेयर ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि इस बार के जो सिलेक्शन है उसमें इंटरव्यू का मैटर बहुत होगा, क्योंकि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मारामारी होगी। तीनों डिपार्टमेंट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना चाहें तो मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू मेरा लगभग आपको इंटरव्यू के लिए ये प्रिपेयर करना है। अब इंटरव्यू में प्रोसेस में होता क्या एक्चुअल में, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इंटरव्यू के अंदर क्या होगा कि आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, 2 घंटे का टाइम स्लॉट होगा, 2 से 4। ठीक है, मैं अपना इंटरव्यू लेटर भी शेयर कर दूंगा एक बार आपको।
इंटरव्यू लेटर के अंदर आपको टाइमिंग लिखी होगी, आपको उस टाइमिंग पे जाना है। उस टाइमिंग से आपको थोड़ा पहले ही पहुंच जाना। वहाँ पे आपको काफ़ी फ्रेंड्स आपके जो जिनका साथ में इंटरव्यू होगा मिल जाएंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। फिर आपको एक बड़े से हॉल में बिठाया जाएगा, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म चेक होगा। वो सारी चीज़ें चेक होने के बाद आपको भेजा जाएगा इंटरव्यू पैनल के सामने। 4-4 का एक बैच भेजेंगे या 5-5 का एक बैच भेजेंगे। 5 या 4 लोग आप वहाँ बैठे होंगे, एक एक करके आपका नंबर जाएगा। इंटरव्यू के पैनल में जब मैं गया था, मेरा इंटरव्यू था, तो 3 लोग थे। एक उनमें से शायद, जहाँ तक मुझे याद है, टेक्निकल एक्सपर्ट था, तो उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। एक ने मेरा शायद नॉन टेक पार्ट पूछा था, बाकी एक मुझे साइलेंट से लगे, याद नहीं है एग्जैक्टली। तो 2 पार्ट ये मेरे थे। नॉन टेक के क्वेश्चन में आंसर नहीं कर पाया था, बिल्कुल नहीं कर पाया था, मुझे पता है नॉन टेक मेरा अच्छा नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग अपने नॉन टेक को थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। टेक्निकल इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, टेक्निकल में आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से कई बार कर लेना। IAS जो इनकी IAS कोड स्पेसिफिकेशंस होगी, उनको ज़रूर पढ़ना। कभी कभी वो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं नॉर्मली, क्योंकि हाईवे वाले में वही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस बार जो 2018 की एग्ज़ाम था, उसके अंदर टोटल 834 पोस्ट थी, जिसमें से 307 जो है PWD की हैं, 225 पब्लिक हेल्थ की हैं शायद, और 207 कुछ पोस्ट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की हैं। तीनों डिपार्टमेंट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि किसमें कितना प्रमोशन स्कोप है, किसके अंदर जो है काम नहीं है, कैसे है, और तीनों में क्या वर्कलोड है, तीनों के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जो नोट करने वाली बात है वो है कि इन 832 या 34 जो पोस्ट हैं, इसके लिए इन्होंने जो अभी रिज़ल्ट निकाला है मीन्स का, उसमें 1961 1961 या 62 कुछ बच्चे सिलेक्ट करे हैं, यानी कि पर सीट पे 2 से 3 बच्चे इन्होंने सिलेक्ट करे हैं। इस बार की जो कट ऑफ है 338 गई है जनरली, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 290 से 300 के बीच में, पर कट ऑफ ज़्यादा गई है, क्योंकि बच्चे आजकल जो हैं काफ़ी कोचिंग्स वगैरह कर लेते हैं, तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात थी, हाई जानी थी। और जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि उनका पेपर कैसा गया है, ठीक है, कि उनके मार्क्स अच्छे हैं कि अच्छे नहीं हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, जिन लोगों को पता है मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, ठीक है, एग्ज़ाम अच्छा जाने की सेंस में, जैसे मेरे मार्क्स थे, मेरे 120-21 कुछ फर्स्ट पेपर में थे, 180 कुछ मार्क्स उसमें थे सेकंड पेपर में, और जो स्टार्टिंग के सोशल एक्सपेक्ट और हिंदी का पेपर था, वो इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे मटेरियल नहीं था इतना, तो ओवरऑल एक वो एवरेज सा ही था। तो हाँ, अंदर एक फीलिंग थी, हाँ हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन अंदर ये नहीं पता था कि डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा या क्या होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को PWD मिलना है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। डिसाइड कैसे हो चुका है मैं बता देता हूँ। कट ऑफ बहुत हाई गई है, ठीक है। तो इंटरव्यू की जो लड़ाई है वो बेसिकली सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स के लिए है। 2 डिपार्टमेंट कौन से, पब्लिक हेल्थ और वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे। आप अपने प्रो एंड कॉन्स बना लें, ठीक है, कि मुझे वाटर रिसोर्सेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपसेट ना हो कि हाँ मैं बिल्कुल बाउंड्री पे हूँ तो शायद मुझे वाटर रिसोर्सेज ही मिलेगा। इंटरव्यू ज़रूर देकर आए, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा होगा। कल को कोई और एग्ज़ाम होता है तो आप उसमें क्या पता सिलेक्ट हो जाए। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो अपने प्रो एंड कॉन्स बना लें सिलेक्ट होने के बाद, वाटर रिसोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले। मेरे पास एक मेल आया था, एक कोई थे लड़के, उनका दिल्ली के अंदर लेक्चर के अंदर सिलेक्शन हो रखा था, वो ऑलरेडी 5400 ग्रेड पे वर्किंग है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं, ठीक है, आपका होम टाउन राजस्थान नहीं है, ठीक है, अगर आपको PWD मिलता है तो आप उस डिपार्टमेंट की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ पब्लिक हेल्थ और उसके लिए ना जाएँ। पब्लिक हेल्थ के लिए मैं 50-50 रहूँगा, आप उसमें अपने दोनों डिपार्टमेंट को कंपेयर कर लें। एक जो बहुत नेगेटिव पार्ट होता है राजस्थान के अंदर, वो होता है सैलरी का इशू। स्टार्टिंग में वो बहुत कम सैलरी देते हैं,
ठीक है, मेरी जब सैलरी थी तो मेरी उस टाइम पे 50+ सैलरी चल रही थी, और जब मैं वहाँ ज्वाइन करता तो 23,000 कुछ रुपए मिलते। तो वो बहुत एक मेजर मैटर करता है जब आप घर से बाहर जा रहे होते हैं। राजस्थान काफ़ी बड़ा स्टेट है, इसमें पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तो उसको चीज़ को ध्यान रखें। प्रमोशन स्कोप जो है वो PWD के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PHED और वाटर रिसोर्सेज। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अच्छी रखें अपनी, रिलैक्स होकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन देने जाएँ। बिल्कुल इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि नर्वसनेस होती है हमेशा, बट कूल रखे जाएँ। अपना एक बार अच्छे से टेक्निकल को पढ़ ले, जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं हाईवे वगैरह उनको अच्छे से पढ़ ले। और नॉन टेक तो देखो बहुत वास्ट है, उसके लिए आप कितना ही पढ़ते रहें तो वो नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स के टच में ज़रूर रहें, जो आपका होम टाउन है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते रहें। ठीक है, बाकी तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आशा करता हूँ जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको डिपार्टमेंट अच्छा मिले, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसा मिल जाए। बाकी देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।